फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस सेक्शन देखेंगे। और इससे पहले मैंने क्लास 6, 7 की साइंस अपलोड कर दी है और प्लेलिस्ट बनी हुई, आप देख लीजिएगा उसमें। तो इसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं और 18 चैप्टर में इसमें 2 पार्ट में देखेंगे। पहले से 9 तक देखेंगे और फिर 10 से 18 तक देखेंगे। तो ये सारे MCQs फॉर्मेट हैं। क्लास 6 और 7 में भी MCQs कराए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, नया चैनल है। और पेपर से पहले आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो विज्ञान में क्लास 8 में पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो इन फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वैसे इसमें 2 फसलें दी गई हैं, होती 3 हैं, रबी, खरीफ और जायद वाली। खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, रबी फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं। तो ये इसमें गलत दिया है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती, वो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में कौन सी, तो वो जायद की फसलें होती हैं, जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, ये सारे जो गर्मी वाले आते हैं। और ये खरीफ की फसलें ये आपकी वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। रबी फसल में कौन से आते हैं, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, ये सारे। जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता वृद्धि होती है, सही है। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं संतृप्त हो जाती है। इसमें मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन डी है इसका, 1, 2, 3 सारे सही हैं। नेक्स्ट है, कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होता है, तो ये मछली से प्राप्त होता है। मछली से विटामिन ए भी प्राप्त होता है, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंचाई की आधुनिक विधियों के आधार के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए तथा असत्य कथन निकालना है, ठीक है। छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर जो सिस्टम होता है, असमतल भूमि के लिए उचित है जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, तो ये तो सही है। छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब ड्रिप तंत्र जो होता है, जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए ये फलदार पौधों, बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका नहीं है। इसमें नहीं पूछा बोला है तो ये गलत है, ठीक है, ये सर्वोत्तम तरीका है। नेक्स्ट है, ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती है, ये जल की कमी वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पूछा गया असत्य कौन है, तो इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये अब नेक्स्ट है 5 नंबर, खरपतवार के सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसके पुष्पन बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद का होता है। तो ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा, बी वाला केवल 2 होता है। नेक्स्ट है दूसरा चैप्टर है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीवों को उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब जैसे चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस है, ये क्या विषाणु रोग है। टाइफाइड और खसरा है, ये क्या जीवाणु, ये गलत दिया है, ये वायरस होगा। अतिसार मलेरिया, ये क्या है, प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएंगे सी है 1, 3, इसमें 1 और 3 सही है। तो इसमें जो आपका 2 गलत है, क्योंकि जो खसरा जीवाणु नहीं, वो क्या होता है, वो विषाणु से होता है, वायरस से। नेक्स्ट है इसमें आप देख लीजिएगा, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपेटाइटिस, ये सारे क्या है, वायरस से होने वाले। क्षय रोग और हैजा टाइफाइड, ये क्या है, जीवाणु से होते हैं, बैक्टीरिया से। प्रोटोजोआ से मलेरिया, अतिसार होता है, ठीक है। तो इसमें जो दिए गए वो आप देख लीजिएगा। बाकी जो इसके रोग हैं वो आप कर लीजिएगा, वायरस से कौन से होते हैं, जीवाणु से कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से होते हैं, ये काफ़ी पूछे जाते हैं साइंस सेक्शन से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शैवाल है स्पायरोगारा और प्रोटोजोआ क्लाइडोमोनास और कवक है राइजोपस ब्रेड मोल्ड में। तो इसमें दूसरा गलत है, क्योंकि प्रोटोजोआ इसमें नहीं है, ये क्लाइडोमोनास ये भी एक शैवाल है और स्पायरोगारा भी एक शैवाल है। और प्रोटोजोआ होता है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे क्या हैं, ये प्रोटोजोआ आते हैं। तो इसमें दिया होगा प्रोटोजोआ के सामान्य उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। नेक्स्ट है दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में निम्न में से किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है, तो ये जीवाणु की होती है, बैक्टीरिया की। लैक्टोबैसिलस एसिड होता है इसमें दूध में। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर जो ईस्ट होता है निम्न में से क्या उत्पादित करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। इससे आपकी डबल रोटी होती है जो मुलायम बनती है और फूल जाती है। इसमें दिया गया है आपके मैचिंग करनी है, किण्वन और पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन दिया था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शंस देख लेते हैं इसके, ए वाला आ जाएगा
ऑप्शन नंबर ए किडवन होता है। ए का तीसरा, लुई पास्चर ने पेनिसिलिन दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने चेचक का टीका दिया था, तो ये एडवर्ड जेनर, और बेसिलस एंथ्रेसिस ये रॉबर्ट कोच ने क्या दिया था, ये बेसिलस एंथ्रेसिन ये जीवाणु है जिसकी एंथ्रेक्स के रोग की जो खोज की गई थी। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशी में होने वाला एक खतरनाक रोग है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें मैचिंग करनी है हैजा, मलेरिया, डेंगू। तो डेंगू क्या है, मादा एनाफ्लिस के कारण होता है। तो इसमें कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, तो ये इसमें ए हो जाएगा, केवल ए, आपका ए सही है। ये वाला हैजा ये घरेलू मक्खी की वजह से होता है, और इसमें देखिए आप मादा एनाफ्लिस की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है, और मादा एडीज़ की वजह से क्या होता है, डेंगू होता है। तो यहाँ पे डेंगू जो था मादा ये इसका इधर हो जाएगा, और मलेरिया का मादा एनाफ्लिस हो जाएगा। नेक्स्ट है नींबू, कैकर, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत, निम्न में से सुमेलित सही सुमेलित कौन है, तो डी है, इसमें तीनों सही है सुमेलित है। देख लीजिए ऑप्शंस, नींबू कैकर ये जीवाणु द्वारा होता है, गेहूं की रस्ट कवक के द्वारा, भिंडी की पीत विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य खाद्य परिरक्षक हैं। दूसरा, नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परिरक्षक में किया जाता है। तो इसमें पूछा उपयोग में से कौन सा सही है, तो ये हो जाएंगे आपके सी, इसमें दोनों कथन सही हैं, क्योंकि नमक, चीनी, खाद्य तेल आप देखते होंगे जब वो आपका अचार बनाया जाता है तो इसमें नमक तेल डाला जाता है, तो इसे परिरक्षक के मतलब होता है काफ़ी दिनों तक इसे बना के रखना है, ऐसे जैसे जेली बनाया जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, पाश्चुरीकरण दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसे याद रखिएगा। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसमें जो होता है बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, और फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं। तो ऑप्शन इसमें दिए गए ए, केवल एक होता है, ठीक है। तो इसमें एक सही है, और ये जो होता है वो बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों में जो इसके सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसमें नहीं रहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। नेक्स्ट है, पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। सी है, पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और पौधे द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। तो इसमें ऑप्शन देख लें, और इसका जो डी वाला है ना, तो आपका डी वाला सही नहीं है, बाकी ए बी सी ये गलत है। ये ए बी सी आपके सही है, इसमें डी सही नहीं है। तो ये डी वाला जो था इसको आप देख लीजिए गलत क्यों है। नाइट्रोजन चक्र के अंतिम चरण में कुछ विशिष्ट जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, तीसरा चैप्टर है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो इसमें कपास, पेट और प्लास्टिक इनमें से बहुलक का उदाहरण बताना है, जो प्राकृतिक बहुलक है। तो इसमें कपास, ये देखिए पेट और प्लास्टिक ये तो संश्लेषित हैं, तो इसमें कपास जो है ना मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट है, अब जब पेट जो होता है उससे बोतलें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है, इसमें सूची एक को दूसरे मिलाना है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का दूसरा है, रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है। बी का पहला है नायलॉन, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। और सी का हो जाएगा टेरिलिन, ये एक पॉलिस्टर है। और डी वाला एक्रिलिक, इसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। रेयान, जो ये रेयान है वो एक कृत्रिम रेशा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और नायलॉन से क्या बनता है, जैसे कोयले जल के वायु से मिलकर बनता है, तो नायलॉन से आपके तार बनते हैं और रबर का वो बनता है,
जो टायर वगैरह होते हैं। टेरिलिन एक पॉलिस्टर है, इससे रेसे बनते हैं। नेक्स्ट है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाते हैं। यह परत निम्न में से किसकी होती है? तो ये होती है मेलामाइन की। तो इससे इनके कपड़ों में आग जल्दी नहीं लगती है। नेक्स्ट है पदार्थ, धातु और अधातु। 4 नंबर चैप्टर है ये। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता था, मरकरी। नेक्स्ट है मरकरी पारा केवल ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम पोटेशियम धातु नरम होती है, उन्हें चाकू से काट सकते हैं। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ इनमें से क्या है? तो ये सी है, ए और बी का मिश्रण। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों का मिश्रण होता है। CuOH का होल्टवाइज और ये कॉपर कार्बोनेट CuSCO3 का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? तो ये फास्फोरस है। फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन तीनों अधातु हैं। तो अधातु जल से अपक्रिया नहीं करती हैं, यद्यपि ये वायु में बहुत सक्रिय हो सकती हैं। इन तीनों में फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है, ये वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये होता है आपका सोडियम, इसे आपको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखना पड़ता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से तो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाता है। तो इसमें आपको इसमें कौन सा लिक्विड यूज़ किया जाता है? तो इसमें एक्वा रिजिया होता है, HNO3 और HNO3 वाला HCl का 3:1 में बनाया जाता है। HCl को 3 में और HNO3 को 1 में। तो जो आपके घर पे आते हैं आपके आभूषणों को मतलब साफ़ करने के लिए, वो इसी एक्वा रिजिया का मिक्सअप होता है। विश्व का पहला, अच्छा 5 नंबर है कोयला और पेट्रोलियम, चैप्टर नंबर 5 है। विश्व का पहला तेल कुआं निम्न में से कहाँ प्रवेदित या ड्रिल किया गया था? तो ये पेंसिल्वेनिया में किया गया था, ये अमेरिका में है। नेक्स्ट है अब भारत में कहाँ कहाँ पे? तो देख लीजिए, असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन में। अच्छा, जहाँ पे भी नदियाँ होगी या समुद्र होंगे उसी के पास में ये आपके तेल शोधक होंगे। दूसरा है मौत एवं अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियाँ इनमें से किससे प्राप्त की जाती हैं? तो ये की जाती हैं कोलतार से। नेक्स्ट है कौन से जीवाश्म ईंधन जो है ईंधन है वो इसमें तीनों है, ABC, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद क्या है? तो इससे क्या निकलता है? तो इसमें सारे निकलते हैं, डीजल भी निकलता है, पैराफिन और मिट्टी का तेल, स्नेक तेल भी निकलता है। नेक्स्ट है छठा चैप्टर है दहन और ज्वाला। पदार्थों के दहन, कंब्यूशन तथा ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। दूसरा है ज्वलन ताप, वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ ईंधन आग पकड़ता है। तीसरा है फास्फोरस का दहन, वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो जाता है। तो इसका D नंबर हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ये जो फास्फोरस है ना, ये जल्दी गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है निरापद या सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये आपका TRE 3 में आया था क्वेश्चन, माचिस में क्या लगा होता है? तो इसका हो जाएगा A वाला, केवल A। तो तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राईसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। रगड़ने वाली सतह पर चूड़ित कांच और सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। तो इसमें देख लीजिएगा, माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ने हेतु लाल फास्फोरस होता है, ठीक है, और श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। ये तुरंत माचिस को तीली के सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करके प्राप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राई सल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। नेक्स्ट है आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन में के बीच में संपर्क टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर C इसमें दोनों सही होंगे जाके। नेक्स्ट है
मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? इसमें दोनों सही होंगे। इसमें दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं और इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, ठीक है, मोमबत्ती का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्ण, यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा करते हैं। तो इसमें 2 और 3 सही होगा, जाके दूसरा और तीसरा। अधिकांश ईंधन के दहन में पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसकी अधिक मात्रा संभवतः उष्ण या वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इसमें पहला जो गलत है वो किस लिए है, क्योंकि ईंधन को अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये आपके फ्रिज जो होते हैं ना, उसमें से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे दम घोटू गैस भी बोलते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, और ये विषैली होती है। नेक्स्ट है, आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन है। तो ये सस्ता, आसानी से उपलब्ध एवं वहन योग्य है। ये ऐसी गैस या अवक्षेप नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, ये भी सही है। ये आसानी से जलने वाला इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, ये सही है। इसका ऊष्मीय मान निम्न एवं ज्वलन ताप अधिक होता है, तो ये डी वाला गलत होगा, देखिए इसका। नेक्स्ट है 7 नंबर चैप्टर है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। वनोन्मूलन से होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि होती है। भौम जलस्तर नीचे चला जाता है। मृदा के कण गुण अप्रभावित रहते हैं। मृदा की जलधारण क्षमता घटती है। इसका आंसर होगा जाके आपका सी नंबर। ए बी और डी सही है, सी गलत है, क्योंकि वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी होती है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का ताप बढ़ता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र में वनस्पति जात फ्लोरा और प्राणी जात फौना कहलाते हैं। पौधों और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है उसे उस क्षेत्र विशेष की स्थानिक प्रजाति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही होंगे। नेक्स्ट है, वनस्पति जात, प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये आप देख लीजिएगा, ऑप्शन डी वाला है। इसमें 1, 2, 3 सारे सही हैं। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, ये आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा। अभ्यारण्य वहाँ वह क्षेत्र जहाँ प्राणी एवं जंतुओं को मारना या शिकार करना, उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। मतलब यहाँ पे मानव जो एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल निषिद्ध होती है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैवमंडल वन्य जीवन, पौधे एवं जंतु संसाधनों एवं उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक प्राणी हैं। इस क्षेत्र में चट्टानों एवं में आवास और शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों के प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर इसके ये भी हो जाएगा। कथन एक गलत है, क्योंकि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है। बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 अन्य जीव अभ्यारण्य, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म की टीक या सागौन मिलती है। बिसन भारतीय जो विशाल गिलहरी है उड़ने वाली, और साल, सागौन, आम, जामुन, ये सब क्या है? वनस्पति जात हैं। नेक्स्ट है पंचमढ़ी, ये जैव मंडल आज संरक्षित क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए। अभी रेड डाटा बुक का टियरी 3 में आया था कि इसका जो विशाल पांडा होता है कि रेड जायंट पांडा होता है, आपको याद होगा। पहला इसका ये वह पुस्तक है जिसमें सभी विशेष स्थानिक स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये वह पुस्तक है जिसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों
का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसमें सी हो जाएगा केवल 3। तो इसमें जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज, उनको रखते हैं। 1-2 गलत है, क्योंकि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से परितंत्र का हिस्सा नहीं है, का हिस्सा है? तो इसमें है उपयुक्त सभी। पेड़ पौधे हैं, अजैव घटक है, और प्राणी एवं सूक्ष्म जीव है, जैव घटक है, सारे हैं इसमें। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका संरचना एवं प्रकार। कोशिका से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसे डिटेल में समझ लीजिएगा। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा विचार कीजिए। ये किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना है। रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो इसमें ऑप्शंस हो जाएंगे डी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। और 1665 में, ये डेट याद रखिएगा, 1665 में इन्होंने कार्क जो था, थर्माकोल होता है, उसमें इन्होंने रॉबर्ट कोच ने खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीबा पैरामीशियम मुर्गी का अंडा श्वेत रक्त करके हैं, WBC। एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण कौन से हैं? तो ये डी हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 सारे हैं, ठीक है, ये सारे हैं। नेक्स्ट है, कोशिका के मूल घटक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ है। क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं। तो ये इसके ऑप्शंस होंगे जाके डी, तीनों सही हैं इसके, ठीक है। क्रोमोसोम्स आपके उसमें केंद्रक में होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। दूसरा है, विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है इसमें, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में। और विषाणु और नीले हरे शैवाल ये इसके उदाहरण नहीं है। प्रोकैरियोटिक में आपके आ जाएंगे विषाणु है, ना तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना ही यूकैरियोटिक कोशिका है। तो इसमें 2 गलत है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। प्याज, मानव की कोशिकाएं इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्नता रखती हैं। इस भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिकाएं भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है, ठीक है, ये तो सही है कि कोशिका भित्ति होती है। प्लास्टिड नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिकाओं में होती हैं, ये भी सही है। जंतु कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है इसमें। पहला गलत है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें बोला था जंतु कोशिका में पादप कोशिकाओं से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण। ये कोशिका भित्ति जो होती है ये पादप में होती है, ठीक है, जंतु में नहीं होती है। जंतु में कोशिका झिल्ली होती है सिर्फ, और पादप में भी कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन एक ज़्यादा होता है जो होता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्न में से कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो ये हो जाएंगी लंबी शाखान्वित तंत्रिका जो संरचनाएं होती हैं कोशिकाएं वो करती हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर चैप्टर है, जंतुओं में जनन। इन विट्रो निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस तकनीक के निषेचन होने पर युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा ऑप्शन, तो इसमें पहले ही सही है, और ये दूसरा वाला, इस तकनीक द्वारा इसमें जन्मे शिशु को परखनेली कहते हैं, क्योंकि शिशु का विकास परखने में होता है। तो इसमें आप दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होने के बाद शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीक के द्वारा जन्मे शिशु को परखनेली शिशु कहते हैं। ये एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परखने में नहीं होता है, ठीक है, तो ये दूसरा गलत है। जनन का पहला चरण निषेचन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। सभी अंडप्रज ओविपेरस जंतुओं में निषेचन मादा के बाहर, शरीर के बाहर होता है। तो ये ए नंबर हो जाएगा, केवल एक, शुक्राणु अंडाणु का संलयन निषेचन द्वारा होता है। ये थोड़ा PDF कटी हुई है, तो आप हम केवल बोले दे रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। नेक्स्ट है
सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मुकुलन, ये अमीबा की जनन प्रक्रिया है। द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन, ये हाइड्रा की जनन प्रक्रिया है। कायांतरण, ये लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना है। तो इसमें सी वाला केवल सही है। अब ये देखिए उल्टा सीधा लिख दिया, इसमें बडिंग जो होता है वो हाइड्रा का होता है और द्विखंडन ये अमीबा का होता है। हाइड्रा में नए जीव का जो विकास होता है मुकुलन द्वारा होता है, और जो अमीबा होता है अमीबा में ये विकास द्विखंडन की विधि से होता है। नेक्स्ट है क्लोनिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हो जाएगा आपका, तीनों सही है। ये किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। सर्वप्रथम सफलतापूर्वक उत्पन्न क्लोन डॉली नामक एक मादा भेड़ थी। नेक्स्ट है डॉली एक फिन डार्सेट भेड़ की क्लोन थी, तो इसका क्लोन बनाया था डॉली का। नेक्स्ट है ये आपके क्लास 8th का 9 चैप्टर हो गए हैं। इसके बाद जो बचे हुए हैं 10 से लेके 18 चैप्टर तक वो दूसरे पार्ट में करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके सुझाव हों तो आप कमेंट में बताइएगा गलतियाँ क्या हैं और कितना सुधार करने लायक है। धन्यवाद।